तो हम लोग देखते हैं इसमें एक कोड आप लोग को याद रखना है। स्टार्टिंग में ही बता रहा हूँ कि दैट इज FIE। ठीक है, तो ये हो गया आपका। F इज फॉर फ्रेंच, I इज फॉर इटालियन एंड E इज फॉर इंग्लिश। ठीक है, तो आपको कोड क्या याद रखना है? फाई, फ्रेंच, इटालियन एंड इंग्लिश। तो सबसे पहले इनका फ्रेंच फेज आया, फिर इटालियन फेज आया और फिर इंग्लिश फेज आया। तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखना है, ये इसका सीक्वेंस क्या था जेफरी चौसर के फेजेस का। ठीक है, तो अब ये जो फ्रेंच फेज था ये कब से कब तक था? दिस इज फ्रॉम 1372। ये था, हम जानते हैं रफली जेफरी चौसर का लाइफ स्पैन क्या था, 1340 टू 1400। तो इसमें हम देख सकते हैं कि 1372 हम कहेंगे कि फ्रेंच फेज था। ठीक है, इटालियन फेज था 1372 टू 1385, और फिर हम लोग देखते हैं कि इंग्लिश फेज आया विच इज फ्रॉम ऑफ कोर्स 1385 टू 1400। So these are the three basic divisions of Chaucer. And we know that Chaucer worked as a page in the court, as a courtier, and of course as a diplomat on the foreign missions. So he worked in the three capacities: as a page, as a courtier, and as a diplomat, right? And guys, about Geoffrey Chaucer is that one interesting thing about him is that he was the son of a wine merchant. Son of a wine merchant. Then one more important thing about him is that just remember the code ERH. ERH. So E से क्या है? King Edward, then Richard, and then H से क्या है guys? Henry. ठीक है, तो Edward 2, Richard 3, Henry 4. So he lived through the reigns of 3 kings. ठीक है, सो जो तो हम फ्रेंच फेज में उन्होंने अपनी 2 बहुत इंपॉर्टेंट पोएम्स लिखी। ऑफ कोर्स एक तो उन्होंने रोमन डे ला रोज को ट्रांसलेट किया, जिसका बहुत सारा मतलब है। रोमन डे ला रोज, ऑल्सो नोन एज रोमाउंट ऑफ द रोज। ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है रोमन डे ला रोज। ये फ्रेंच पोएम थी, इसको ट्रांसलेट किया था। ये किस में लिखी थी इन्होंने? ऑक्टोसिलेबिक कपलेट में। ऑक्टोसिलेबिक कपलेट। इसके अलावा इन्होंने और क्या लिखा था? बुक ऑफ द डचेस, बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है इनका, बुक ऑफ द डचेस। ठीक है, ये एक एलिजी है which was written on the wife of his Chaucer's patron John of Gaunt.
एलिजी ऑन द वाइफ ऑफ चॉसर्स पेट्रन जॉन ऑफ गॉन्ट, ठीक है, बुक ऑफ द डचेस। इसके अलावा इन्होंने जैसे एक और पोएम लिखी थी गाइस, आप ये दो पोएम हो गई, तीसरी पोएम थी कैपिटल में ABC करके टाइटल था इसका नाम, ये भी फ्रेंच पेज में लिखी गई। अब अगर हम इटालियन फेज पर आ जाएं, इटालियन फेज पे पहले मैं बड़े बड़े वर्क्स लिखा दे रहा हूँ। तो इटालियन फेज में हम देखेंगे कि ऑफ कोर्स बहुत सारे वर्क्स हैं इनके, जिसको हम कहते हैं कि जैसे सबसे पहले है द हाउस ऑफ फेम, ठीक है। उसके अलावा फिर जो है ये ऑक्टोसिलेबिक कपलेट में ड्रीम एलेगरी है। देखो भाई इसको नोट कर लेना सारे बच्चे, हाउस ऑफ फेम को क्या कहते हैं हम, ड्रीम एलेगरी। ये ड्रीम एलेगरी की जो परंपरा है ये चौसर की एज में काफी ज्यादा पॉपुलर थी, और हम देखते हैं कि चौसर के वर्क्स में ड्रीम एलेगरीज का यूज किया गया है काफी ज्यादा, ठीक है। तो ये जो है ये एक ड्रीम एलेगरी है। ऑक्टोसिलेबिक कपलेट भी लिख देना। इसके अलावा हम इस फेज में देखते हैं द लेजेंड ऑफ गुड वुमेन, जो कि पहला वर्क है चौसर का, जिसमें हम देखते हैं कि इसको क्या कहा गया है, फर्स्ट वर्क इन हीरोइक कपलेट द लेजेंड ऑफ गुड वुमेन। ये हीरोइक कपलेट में लिखा गया इंग्लिश लिटरेचर का पहला वर्क है, मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप लोग लिख लेना। हीरोइक कपलेट में लिखा गया इंग्लिश लिटरेचर का पहला वर्क है द लेजेंड ऑफ गुड वुमेन। बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसमें 9 टेल्स हैं, 9 टेल्स ऑफ वर्चुअस वुमेन, ठीक है, द लेजेंड ऑफ गुड वुमेन। और इसके अलावा हम देखते हैं इसमें इस एज इटालियन फेज में ऑफ कोर्स जो काफी बड़ा वर्क है, ग्रेटेस्ट वर्क ऑफ चौसर अपार्ट फ्रॉम कैंटरबरी टेल्स जो माना जाता है वो क्या है, ट्रोइलस एंड क्रिसीडे, जिसको कि फर्स्ट इंग्लिश नॉवल, फर्स्ट मॉडर्न वर्क इन इंग्लिश, बहुत सारे टाइटल से इसको क्रेडिट दिया जाता है, ट्रोइलस एंड क्रिसीडे। फर्स्ट इंग्लिश नॉवल भी कहा गया इसको, या फर्स्ट नॉवल इन, जिसे मैं कह सकता हूँ वर्स, फर्स्ट इंग्लिश नॉवल इन वर्स, ट्रोइलस एंड क्रिसीडे, ठीक है। मैंने बार बार बताया है कि आपके एग्जाम्स में, ये दोनों एग्जाम्स में बहुत सारे गेट और नेट में अब इन दोनों से पूछा जा रहा है, लेजेंड ऑफ गुड वुमेन से और ट्रोइलस एंड क्रिसीडे से। तो इसको डिटेलिंग कर लेंगे पूरा। ये राइमा रॉयल में लिखा गया वर्क है, इसमें है राइमा रॉयल में ट्रोइलस एंड क्रिसीडे। अब राइमा रॉयल क्या होता है भाई, राइमा रॉयल 7 लाइन का स्टैंजा होता है, तुम्हारे एग्जाम्स में पूछेगा राइमा रॉयल क्या होता है, राइमा रॉयल इज अ 7 लाइन स्टैंजा, ठीक है।
तो ये नोट कर लेंगे सारे बच्चे। फिर द पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स भी है। तो गाइस अगर हम देखें तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट ये वर्क्स आ रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ पर नंबरिंग कर लूँ तो ये आपका नंबर 1 हो गया, लेजेंड ऑफ गुड वुमेन नंबर 2 हो गया, और अगर यहाँ पर मैं नंबरिंग कर दूं 3 हो गया। तो 1 2 3 इटालियन फेज की बात हो रही है ना। और यहाँ पर मैं आपका फोर्थ वर्क भी यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर सॉरी वर्क नंबर 4, द पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स। ये एक बर्ड एलिगरी है, द पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स, FOWLES, द पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स। ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कॉमिकल वर्क, कॉमिकल बर्ड एलिगरी, जैसे लिखा रहा हूं ऐसे नोट कर लेना, कॉमिकल बर्ड फेबल। बर्ड फेबल को हम बीस्ट फेबल भी कहते थे, क्या कहते थे, बीस्ट फेबल, एक ही बात है, कॉमिकल बर्ड फेबल या कॉमिकल बीस्ट फेबल। ठीक है, सबने कर लिया नोट। फर्स्ट वर्क इन हीरोइक कपलेट में लेजेंड ऑफ गुड वुमेन आएगा, आई रिपीट। और ट्रॉयलस एंड क्रेसिडे जो है फर्स्ट इंग्लिश नॉवल इन वर्स है, और ये राइमा रॉयल में लिखा गया है ट्रॉयलस एंड क्रेसिडे। और राइमा रॉयल क्या होता है, 7 लाइन स्टैंजा होता है। ठीक है, ये चौसर कैंटरबरी टेल्स इंग्लिश फेज में लिख गए हैं, और इंग्लिश फेज इनका लगभग 1385 से 1400 का जो टाइम है, इसको ग्रेटेस्ट फेज ऑफ चौसर्स लाइफ कहा जाता है, जिसमें कैंटरबरी टेल्स उन्होंने लिखा। अब अगर कैंटरबरी टेल्स को मुझे डायग्राम के थ्रू बताना हो तो मैं हमेशा एक डायग्राम बनाता हूँ कैंटरबरी टेल्स के लिए। ये डायग्राम आप भी चाहें तो बना लें, एक बॉक्स बनाइए और उसके अंदर एक बॉक्स और करिए आप, ठीक है। तो कैंटरबरी टेल्स का जो डायग्राम है वो कुछ इस तरीके से बनता है। ठीक है, यहाँ पर हम कहते हैं कि बाहर से जो ये डायग्राम है इसको हम कहते हैं प्रोलोग टू कैंटरबरी टेल्स। आप लोग को एमए के टाइम का याद हो अपना, तो ज्यादातर इधर कुमाऊं यूनिवर्सिटी में तो एमए में प्रोलोग टू कैंटरबरी टेल्स लगता था। और फिर ये जो अंदर का बॉक्स है ये आप क्या बनाएंगे, ये है आपका 24 टेल्स टोल्ड बाय द पिलग्रिम्स। 24 टेल्स बाय पिलग्रिम्स कितने हैं, 29 हैं। तो 24 टेल्स बाय 29 पिलग्रिम्स, ठीक है। जैसा डायग्राम बना रहा हूँ वैसा बना देना आपने। बाहर का बॉक्स यानी कि प्रोलोग टू कैंटरबरी टेल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, अंदर का बॉक्स 24 टेल्स बाय 29 पिलग्रिम को रिप्रेजेंट कर रहा है। समझ में आ गई बात। और इस पूरे फ्रेम को हम क्या कहेंगे, हम इसको कहते हैं फ्रेम्ड नैरेटिव। क्या कहते हैं, फ्रेम्ड नैरेटिव, यानी कि टेल विद इन अ टेल, कहानी के अंदर एक और कहानी की जो बात है उसको हम कहते हैं फ्रेम्ड नैरेटिव। ठीक है, और इसको हम एम्बेडेड नैरेटिव भी कहते हैं, या फिर हम क्या कहते हैं, टेल विद इन अ टेल स्ट्रक्चर, कहानी के अंदर एक कहानी। और पहले चौसर ने ये बताया कि प्रोलोग टू कैंटरबरी टेल्स में उन्होंने 29 पिलग्रिम्स का वर्णन किया है, और उसके बाद वो जो कहानियां सुना रहे हैं उनको दिखाया है। समझ में आ गया, अच्छा लग रहा है डायग्राम, बहुत इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन है। का आता है कि जो इसमें टोटल टेल्स जनरली कौन से मीटर में लिखी गई हैं, तो मैंने पहले भी बताया है कि जो टेल्स हैं ये आपके हीरोइक कपलेट में जितनी भी मेनली टेल्स हैं, ये 24 टेल्स जो हैं ये मेनली हीरोइक कपलेट में लिखी गई हैं। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ऊपर से भी लिख सकते हैं कि दीज टेल्स आर रिटन इन हीरोइक कपलेट्स, हीरोइक कपलेट्स में लिखी गई हैं। और क्या बोला मैंने कि ये 24 टेल्स में से 22 टेल्स जो हैं वो मेनली मीटर में हैं, जैसे हीरोइक कपलेट कहते हैं हम। लेकिन जो कितनी टेल्स प्रोज में है, तो ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है। तो कैंटरबरी टेल्स में 2 टेल्स जो हैं वो दे आर रिटन इन प्रोज, 2 टेल्स जो हैं वो प्रोज में लिखी गई हैं।
ठीक है, अब यहाँ पर पूरी क्लास मेरे साथ ध्यान से सुनना, नहीं तो पॉइंट मिस हो जाएगा। ध्यान से सुनना, ठीक है। तो अब मैं कह रहा हूँ कि जो टू टेल्स इन प्रोज हैं, ये इसका जो है डिस्क्रिप्शन विवरण बता रहा हूँ। तो एक तो जो टेल है, टेल ऑफ मेलिबी है, टेल ऑफ मेलिबस, MELIEBUS, टेल ऑफ मेलिबस, ये कहाँ पर लिखी है भाई? ये किसने बोली है? कैरेक्टर कौन है? चौसर एज ए नरेटर, नोट कर लेना। चौसर कैंटरबरी टेल्स में कैरेक्टर के तौर पे भी दिखाया है, जेफरी चौसर ने खुद को एक नरेटर के तौर पर दिखाया है, चौसर एज ए नरेटर। तो उन्होंने दो टेल्स बोली हैं चौसर एज ए नरेटर ने, उसमें से जो एक टेल है जिसको हम टेल ऑफ मेलिबस बोलते हैं, वो प्रोज में है, नंबर 1। और दूसरी जो टेल है जो प्रोज में है, वो कौन सी है? वो कैंटरबरी टेल्स की जो लास्ट टेल है, इसको हम कहते हैं पार्सन्स टेल। पार्सन्स टेल ये एक रिलीजियस सरमन है। तो ये लास्ट टेल ऑफ कैंटरबरी टेल्स है, पार्सन्स टेल। ये भी किस में है? प्रोज में है। तो ये दोनों टेल्स, टेल ऑफ मेलिबस और पार्सन्स टेल, प्रोज में रहेगा। तो देखेंगे जल्दी से कैंटरबरी टेल्स, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पीडीएफ है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि इट इज एन इनकम्प्लीट वर्क कंसिस्टिंग ऑफ 24 tales which are interconnected and served as a comment on the different classes। ठीक ही हो गया। अब देखिए जनरल प्रोलोग पर हम लोग बात करें तो ये प्रोलोग जो है, इसमें कौन सा इन है? टाबार्ड इन। टाबार्ड इन, इन माने सराय या धर्मशाला, ठीक है। टैवर्न इन साउथवर्क नियर लंदन। टैवर्न क्या होता है? अ प्लेस वेयर लोकल वाइन इज मेड, ठीक है। जहाँ पर भट्टी, शराब, कच्ची शराब जहाँ बनती है उसकी भट्टी, उसको हम कहते हैं टैवर्न। तो ये एक टैवर्न की बात है, 14th सेंचुरी का इंग्लैंड है। और हम साउथवर्क में लंदन के पास है। द नरेटर ज्वाइंस अ कंपनी ऑफ 29 पिलग्रिम्स। द पिलग्रिम्स लाइक द नरेटर आर ट्रैवलिंग टू द श्राइन ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्टियर सेंट थॉमस बैकेट। तो सेंट थॉमस बैकेट के श्राइन पर, दरगाह पर जो है, हम देख रहे हैं कि वो जा रहे हैं कैंटरबरी में। तो नरेटर गिव्स अ डिस्क्रिप्शन ऑफ, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रोलोग में कितने कैरेक्टर्स का डिस्क्रिप्शन दिया गया है। तो 27 कैरेक्टर्स का डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। 27 कैरेक्टर्स का है। जैसे इसमें कौन कौन है? नाइट है, स्क्वीर है, ये पीडीएफ में आप लोगों से शेयर कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। योमैन है, प्रायरस है, मंक है, फ्रायर है, मर्चेंट है, मैन ऑफ लॉ, क्लर्क, फ्रैंकलिन, हेबरडेशर, कारपेंटर, वीवर, डायर, टेपिस्ट्री वीवर, कुक, शिपमैन, फिजिशियन, वाइफ, पार्सन, प्लोमैन, मिलर, मैंसिपल, रीव, समनर, पार्डनर एंड होस्ट। तो ये सारे के सारे आप देखेंगे ये किस पर बेस्ड हैं? These are professions of the age of चौसर या 14th सेंचुरी। 14th सेंचुरी के जो प्रोफेशंस हैं उनको दिखाया गया है इसमें। तो मैंने यहाँ पर आपको पहले भी बताया था कि ये 3 लेवल ऑफ सोसाइटी की बात करते हैं। चौसर जो है इसमें 3 सोसाइटी के 3 लेवल्स को दिखाते हैं, जिसमें क्या क्या है? पहला अगर हम बात करें तो हम कहते हैं जिसको क्लर्जी, रिलीजियस जितने भी जो पोस्ट थी, जैसे फ्रायर है, पार्डनर है, पार्सन है, क्लर्जी, तो उसको हम क्लर्जी कहते हैं। दूसरा हम कहते हैं एरिस्टोक्रेटिक क्लास। एरिस्टोक्रेटिक क्लास जिसमें हमारे नाइट आ जाते हैं और स्क्वीर आ जाते हैं, ठीक है, ये सब आ जाते हैं एरिस्टोक्रेटिक क्लास में। और तीसरा हम लोग क्या कहते हैं भाई? कॉमनर्स। कॉमनर्स मतलब जिसे हम कह सकते हैं कि सोसाइटी का जो सबसे नीचा तबका है या लो मैन है, जिसमें आपका पार्टनर आ जाए, नहीं, ये आपका कारपेंटर आ जाएगा, मिलर आ जाएगा, ये सब किस में आ जाएंगे? कॉमनर में आ जाएंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको? ये होगा कि क्लर्जी का मतलब क्या है, मैंने बताया, रिलीजियस क्लास है। रिलीजियस जितने भी उस जमाने के जो पोस्ट थी वो क्लर्जी में आती हैं, ठीक है। और एरिस्टोक्रेटिक में मैंने आपको बता दिया नाइट और स्क्वीर। नाइट की पहली कहानी भी है इसके अंदर, टेल ऑफ नाइट। तो वो नाइट और स्क्वीर, यहाँ वाला का स्पेलिंग देख लेंगे आप, ये जो लिखा है यहाँ पर नाइट और स्क्वीर, ये लिख लेना यहाँ पर। नाइट का मतलब क्या होता है? नाइट का मतलब एक मिडिवल क्लास है, और इसको हम कहते हैं
नाइट का मतलब क्या होता है? अ रैंक इन इंग्लिश आर्मी, अ रैंक, ठीक है, रैंक होती है इंग्लिश आर्मी में। और नाइट का मतलब वॉरियर, माइटी वॉरियर, गैलेंट, योद्धा, ठीक है, उसको हम नाइट कहते हैं। हमें सबसे फेमस है मॉर्टेड आर्थर, किंग आर्थर की कहानी जब हम कहते हैं तो वो नाइट की ही कहानी है, ठीक है, तो वो इसमें आ जाता है। क्लियर है सबको? और फिर लास्ट में मैंने बताया कॉमनर्स में सारे आ जाएंगे आपके, प्रिंट, कारपेंटर, वीवर, डायर, हेबरडैशर, ये सब जो हैं कॉमनर्स में आ जाएंगे, COMMONERS, ठीक है। तो 3 लेवल ऑफ सोसाइटी, ट्राइपेट्रियाइट स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? ट्राइपेट्रियाइट स्ट्रक्चर। चलिए आगे बढ़ जाते हैं गाइस। तो इसमें आपका आएगा ही डज नॉट डिस्क्राइब द, यहाँ पर एक क्वेश्चन ये आएगा कि सेकंड नन और नन्स प्रीस्ट को डिस्क्राइब नहीं किया है, ऑल्दो बोथ कैरेक्टर्स अपीयर लेटर इन द बुक। तो क्वेश्चन आएगा कि 27 कैरेक्टर्स को दिखाया है और जो टोटल पिलग्रिम्स हैं वो 29 हैं, तो कौन से 2 कैरेक्टर्स जिनको उन्होंने नहीं दिखाया है ये प्रोलोग में? तो एक तो है सेकंड नन और दूसरे हैं नन्स प्रीस्ट। इसको फटाक से नोट कर लेना, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि होस्ट का क्या नाम है। जो होस्ट है उसका नाम है हैरी बेले, पक्का पूछेगा ये। सजेस्ट दैट द ग्रुप राइड टुगेदर एंड एंटरटेन वन अनदर विद स्टोरीज। तो हैरी बेले बोलता है कि ग्रुप को साथ साथ चलना चाहिए और एक दूसरे को इंटरटेन करने के लिए कहानियां सुनानी चाहिए। ही डिसाइड दैट ईच पिलग्रिम विल टेल 2 स्टोरीज। यहाँ इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना कि हर पिलग्रिम जाते समय 2 कहानियां सुनाएगा कैंटरबरी की तरफ, और जब वो वापस आएगा तब वो 2 कहानियां सुनाएगा, ठीक है। सो whom एवर ही जजेस टू बी द बेस्ट स्टोरी टेलर विल रिसीव अ मील एट बैलेज टेवर्न courtesy ऑफ अदर पिलग्रिम्स। तो जज कौन करेगा कि कौन बेस्ट स्टोरी टेलर था? जो होस्ट है हैरी बैले वही करेगा। और उसको फिर जब वो जज कर देगा कि किसने बेस्ट स्टोरी सुनाई है, तो उसको एक शानदार शाही भोज मिलेगा बैले की टेबल में, जिसमें कि सब लोग अपने अपने खर्चों से उसको खिलाएंगे पार्टी, कर्टसी ऑफ अदर पिलग्रिम्स, ठीक है। तो अब इसमें ये भी क्वेश्चन आता है कि ये कैसे डिसाइड होता है कि पहली कहानी कौन सुनाएगा? पूरी क्लास ध्यान से सुनना कि ये कैसे डिसाइड होता है कि पहली कहानी कौन सुनाएगा। तो वो क्या करते हैं उसके लिए, यहाँ पर सर्कल कर रहा हूं मैं, द पिलग्रिम्स ड्रॉ लॉट्स, मतलब वो एक तरीके से लॉटरी का प्रयोग करते हैं, और लॉटरी में वो चिट्स नहीं डालते हैं, जैसे चिट्स डाल देते हैं सबके नाम की, और फिर उसमें उसके आधार पर वो डिसाइड करते हैं कि जिसका नाम इसमें सबसे पहले आ जाएगा उसको वो मौका देंगे। और फिर तो इस तरीके से हम देखते हैं कि दे डिटरमाइन दैट द नाइट विल टेल द फर्स्ट टेल। तो इस तरीके से डिसाइड होता है कि जो पहली कहानी है वो कौन सुनाएगा? नाइट सुनाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये प्रोलॉग इज रिटन टू शो द कैरेक्टर एज टाइप। तो एवरी कैरेक्टर इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ इट्स ओन टाइप। तो ऐसे कैरेक्टर्स को हम क्या कहेंगे फिर? पूरी क्लास यहाँ पर ध्यान से लिखेगी कि हर कैरेक्टर अपने आप में क्या है? एलेगरी है। क्या है? एलेगरी। एलेगरी का मतलब क्या होता है? एक्सटेंडेड मेटाफर। कारपेंटर सिर्फ कारपेंटर को नहीं दिखा रहा, पूरे कारपेंटर के समाज को दिखा रहा है। मिलर सिर्फ मिलर को नहीं दिखा रहा है, पूरे समाज के जितने भी मिलर्स थे, चक्की वाले, मिल मिल जिनकी होती थी, उनको दिखा रहा है। समझ में आ रहा है? तो यानी कि हम एक क्वेश्चन यहाँ पर क्या लिखेंगे कि एलिट्रेशन वाज रिप्लेस्ड बाय एलेगरी, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने कई बार बताया है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि चौसर की एज में या कौन सी एज में एलिट्रेशन वाज रिप्लेस्ड बाय एलेगरी, तो आंसर है एज ऑफ चौसर, ठीक है। यानी कि चौसर की एज से पहले जो लिटरेचर में, मिडिवल लिटरेचर का जो फेवरेट डिवाइस था वो क्या था? एलिट्रेशन। अब एलिट्रेशन तो हमारे सभी साथियों को पता है। एलिट्रेशन क्या है गाइस? हिंदी में अनुप्रास अलंकार कहते हैं हम, ठीक है। यानी कि रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स। क्या है एलिट्रेशन? रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स, ठीक है। चंदू के चाचा ने चंदू के चाची को चांदी के चमचे से चटनी चटाई, ठीक है। तो रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स हिंदी में बताया मैंने अभी।
चौ 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 का साउंड रिपीट हो रहा है, तो वो एलिट्रेशन हो गया, है ना। और एलेगरी क्या है? दृष्टांत। एलेगरी क्या है? हिंदी में हम कहते हैं इसको दृष्टांत। मतलब किसी एक कैरेक्टर के थ्रू जब आप बड़े कैरेक्टर्स या जो है अच्छाई या बुराई का विवरण दिखाएं, तो वो एलेगरी है। इसको मैंने इंग्लिश में क्या बोला था? एलेगरी को एक्सटेंडेड मेटाफर। ठीक है। जब मेटाफर यानी कि हम कह सकते हैं कि रूपक अलंकार जो है अपने विस्तृत रूप में आ जाए, यानी कि कोई कैरेक्टर खुद को ना दिखा के बल्कि किसी एक सामान्य अच्छाई या बुराई के का प्रतीक बन जाए, तो उसको हम एलेगरी कहते हैं। तो चौसर के वर्क्स में एलेगरी का ज्यादा यूज है, एलिट्रेशन का यूज कम है। ठीक है। क्लियर हो रहा है सब लोगों को? अब यहाँ पर अगर हम देखें तो 29 पिलग्रिम्स थे, फिर नरेटर था, फिर होस्ट था। तो वैसे तो 31 हो गए, ये क्वेश्चन याद रखना। खाली पिलग्रिम्स पूछेगा तो 29, इंक्लूडिंग नरेटर पूछेगा तो 30, इंक्लूडिंग होस्ट पूछेगा तो 31। क्लियर है? प्रपोज्ड टेल्स कितनी थी? 120। देखो अगर हम नरेटर को इंक्लूड करके 29 प्लस 1 30 अगर हम टोटल माने, तो 30 इंटू 2 प्लस 2, दो टेल वो जाते समय सुनाएंगे, दो टेल वो आते समय, तो टोटल 120 टेल्स प्रपोज्ड थी। प्रपोज मतलब प्रस्तावित थी। मगर सुना कितनी पाए वो? 24 टेल सुना पाए। और कितने पिलग्रिम ने सुनाई 24 टेल? 23 पिलग्रिम ने। यानी कि कौन सा ऐसा पिलग्रिम था जिसने, कोई ऐसा होगा ना फिर कि जिसने दो कहानी सुनाई होंगी, तभी तो होंगे कि 23 लोगों ने 24 कहानियां सुनाई। तो कौन सा पिलग्रिम था वो? चौसर एज अ नरेटर। याद रखना, चौसर एज अ नरेटर जो है उसने कितनी कहानियां सुनाई हैं? उसने कैंटरबरी टेल्स में दो कहानियां सुनाई हैं। एक तो टेल ऑफ मेलिबी है और एक और है। तो दो कहानियां आपको याद रखनी है, आप देख लेंगे नेट पर, तो आपको मिल जाएगा। चौसर एज ए नरेटर इन कैंटरबरी टेल्स, द टू टेल्स। ये देखो ये आ गया यहाँ पर। यहाँ पर एक चीज करेक्ट कर लेना, ये इस नोट्स में मेरे को करेक्ट करनी है। टू टेल्स इन प्रोज, देखो यहाँ पर इसने यहाँ पर इन्होंने टेल्स ऑफ सर थोपस ले लिया, ये थोपस की जगह टेल ऑफ मेलेवी होगा। इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेंगे सारे बच्चे। ये मैं पीडीएफ आप लोगों से शेयर कर दूंगा। और दूसरी पार्सन की टेल है, तो यानी कि टेल ऑफ मेलिबिस और टेल ऑफ थोपस, ये दोनों किसने सुनाई हैं? चौसर ने। और चौसर की जो प्रोज टेल है एज अ कैरेक्टर, वो टेल ऑफ मेलिबिस है, टेल ऑफ थोपस नहीं है। ये थोड़ा सा करेक्ट कर लेना यहाँ पर। और पार्सन की टेल तो प्रोज में है ही, जो कि लास्ट टेल है। ये देखो यहाँ पर लिखा है, ये टेल ऑफ सर थोपस और टेल ऑफ मेलिबिस। ठीक है, समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया से नोट्स हैं ये। अब इसके अलावा इसमें और क्या है गाइस, सारे बच्चे यहाँ पर ध्यान से देख लेंगे कि इसमें टेल्स बाय फीमेल कैरेक्टर कितनी है। तो वाइफ ऑफ बाथ, प्रायरस और सेकंड नन टेल। टेल्स बाय फीमेल कैरेक्टर तीन है। इनकम्प्लीट टेल्स भी तीन है। वन टेल बाय चौसर इज इनकम्प्लीट, कुक्स टेल और स्क्वीड टेल। ठीक है। और फिर फर्स्ट टेल क्या है? नाइट्स टेल है। लास्ट टेल पार्सन्स टेल है। होस्ट कौन है? हैरी बेले। बहुत ही प्यारे नोट्स हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये पीडीएफ है। सारे बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लें, पीडीएफ में शेयर कर देता हूँ। कल फिर मैं इसके आगे की कहानी को बताऊंगा आपसे। ठीक है, तब तक अपने केजे में जुड़े रहें। जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि अभी भी हम लोग क्या कर रहे हैं कि आप लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट कर रहा हूँ। डीएसएसबी का जो टीजीटी पीजीटी के क्वेश्चंस को सॉल्व कराने वाला हूँ कुछ ही दिनों में, 2-4 दिनों में, तो उसके लिए भी तैयार रहेंगे। और डीएसएसबी का जैसे ही फॉर्म आएगा सारे बच्चे भर देना, ठीक है। और दूसरी बात कि हम लोग धीरे धीरे ग्रामर को इंक्लूड करेंगे। अभी थोड़ा सा शेड्यूल और हमारा स्ट्रीमलाइन हो जाए, तो उसके बाद ग्रामर को भी इंक्लूड करेंगे। तो सारे बच्चे जुड़े रहें। और जो नए बच्चे हैं उनको भी हम लोग बता सकते हैं कि यहाँ पर एक ऐसा प्रयास हम लोग नॉलेज इनिशियल में कर रहे हैं। आप लोग को पता है कि कल हम लोग का काफी मोर देन 30 स्टूडेंट्स, खासकर कुमाऊं मंडल को ज्वाइनिंग मिल गई एलटी वालों में। तो बहुत ही लहर है। और साथ साथ गेट का रिजल्ट भी आया जिसमें मेरा रैंक ऑल ओवर इंडिया 38 था। तो उससे भी बच्चों को काफी ज्यादा प्रेरणा मिली और मुझे खुद मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा।
तो साथियों, इसी कॉन्फिडेंस को लेते हुए आगे बढ़ते रहेंगे और आगे की क्लासेस को देखते रहेंगे। ठीक है, चलिए फिर मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट मंडे को और नए जोश के साथ हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, थैंक यू।